डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चावल की। जी हां, चावल की कीमतें 2025 के अंदर में क्या रहने वाली हैं, धान इस साल क्या उत्पादन देखने को मिल सकता है, क्या किसान अग्रेसिव होगा जो इस समय के करंट प्राइसेस चल रहे हैं उसको देख करके, क्या किसान को इस बार धान की खेती ज्यादा मुनाफा देगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के $20 भाव नीचे जाने के बाद पिछले 7 दिनों के अंदर में भारत के भी करीब करीब $10 फिसलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जो कि $400 के आसपास कारोबार हो रहा है, और अमेरिका जैसे देश के भी इंटरनेशनल प्राइसेस लगातार डाउन ट्रेंड की तरफ रहने पर, निचले स्तर दिखाने पर, उसके बावजूद भारत का चावल का कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में चावल का कारोबार कैसा रह सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम गर्ग सर अब हमारे साथ में इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के, आपका स्वागत है प्रेम जी। और साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर दिनेश कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। आप साइंटिस्ट हैं, आप एग्रोनॉमिस्ट हैं, जो कि बताएंगे कि चावल के अंदर में किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ पेस्टिसाइड को कैसे कम किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उसको कैसे एक स्तर के ऊपर पे लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे डॉक्टर प्रेम आपके पास आ रहा हूं मैं। पहले इंटरनेशनल सिनेरियोज काफ़ी पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर में डिप हुए हैं लगातार, हालांकि ट्रेंड जो है वो माइनस की तरफ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स का सिनेरियो जो है वो लगातार हमने माइनस की तरफ देखा है। ऐसे सिनेरियो के अंदर में अभी आपको भारत की चावल इंडस्ट्री, धान उगाने वाले किसान और कारोबारियों का भविष्य 2025 में क्या दिखता है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिसको हम मोदी गवर्नमेंट कहेंगे, इन्होंने लास्ट ईयर 2023 के अंदर राइस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी 20 जुलाई 2020 को, जिससे कि वाइट राइस, 100% ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट को बैन किया गया। फिर 20% पार्बल्ड राइस के ऊपर, वाइट राइस के ऊपर भी ड्यूटी लगाई गई एक्सपोर्ट के लिए। उसकी वजह से उस दौरान के ऊपर पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड, उनको स्ट्रेट अवे बेनिफिट मिला बैन होने की वजह से, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत हमें अब पिछले कुछ सालों से लगभग 40% की हिस्सेदारी भारत की रही है राइस के एक्सपोर्ट के अंदर, तो जो एक अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी हम लोग एक्सपोर्ट करते रहे हैं लगभग 22 मिलियन टन, मीन्स लगभग 220 लाख टन, जो अपने आप में बहुत बड़ी क्वांटिटी है। पर ये जो बैन किया उसकी वजह से वो सीधा पाकिस्तान बेनिफिट ले गया, थाईलैंड ने लिया। उन लोगों के प्राइस जो कभी $300-350 के बीच में रहते थे, और वो प्राइस उन लोगों ने $500 से $600 के बीच में देखने को मिले। उसकी वजह से उनके किसानों को बेनिफिट मिला। पर अभी एप्रोप्रिएट, जैसे प्रहलाद जोशी जी के साथ हमारी फेडरेशन ने टेकअप किया, मिनिस्ट्री के अंदर सभी मिनिस्टर्स के साथ टेकअप किया, गवर्नमेंट के मशीनरी के अंदर बातचीत की गई, और उन लोगों ने राइट डिसीजन लेते हुए पिछले 5 महीने से राइस के एक्सपोर्ट को खोल दिया। लास्ट मंथ आपने देखा 100% ब्रोकन जो एक बंदिश में था, उसको भी फ्री कर दिया गया है, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी इतना सरप्लस स्टॉक है, जिसको यदि हम आने वाले 3 साल तक भी यदि हमारे किसान जितनी जो मेहनत करते हैं और इसको पैदावार करते हैं, जो राइस की क्रॉप नॉमिनल भी रखें, तब भी सरप्लस रहने वाला है यदि एक्सपोर्ट नहीं करें।
इसका यानी आपका कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन रहे हैं पिछले 2-3 साल और उसकी वजह से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स सरप्लस हैं यहाँ पे। डॉक्टर दिनेश, आपसे मेरा ये सवाल है क्योंकि वेदर कंडीशंस बड़ी तेज़ी के साथ बदली हैं और इस बार तो गर्मी समय से बहुत पहले ही आ गई है और जो हम इस समय पर देख रहे हैं कि बुआई का जब समय आएगा चावल का, धान का, तो उस समय तो गर्मी रिकॉर्ड स्तर के ऊपर पे मुझे लगता है कि होगी। और ऐसी कंडीशन के ऊपर पे आप इस साल की सोइंग को आप कैसा देखते हो, उसको किस तरीके से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हालांकि गेहूं का प्रोडक्शन पहले माना जा रहा था कि कम हो सकता है वेदर कंडीशंस चेंज होने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं फॉल नहीं देखने को मिला बल्कि बम्पर क्रॉप है। इनफैक्ट मस्टर्ड की जो क्रॉप इस समय पर आ रही है उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिला क्योंकि तरह तरह की जो बीमारियां और फंगस आ जाती थी उसकी वजह से, पाले की वजह से, तो उससे बचाव हो गया उसका, तो वो एक बेनिफिट रहा। धान के केस के अंदर में आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अनुमान है कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। हाँ। और ये संभावना है कि आगे भी ये जारी रहेगा। हाँ। और लेकिन सही जानकारी तो हमें उसी समय पता लगेगी कि क्या हुआ। और दूसरा, अभी आंकड़े आने हैं, जो मौसम विज्ञान है हमारा वो बताएगा हमें। हाँ। कि कितनी बारिश होगी, किस तरह का बारिश का पैटर्न होगा, उसके आधार पर ज़्यादा हमें पता लगेगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ तय है कि जो जितनी भी बारिश हमारी हो, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, तब पैदावार निश्चित तौर पे धान की या जो भी दूसरी फसलें हैं खरीफ में, उनकी पैदावार निश्चित तौर पे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे जो संस्थान हैं एग्रीकल्चर के, रिसर्च के, इन्होंने भी पहले से ही अब हमने तकनीकियां तैयार कर ली हैं। यानी अगर मौसम में बदलाव आते हैं तो हम कौन कौन सी तकनीकी अपना सकते हैं। अभी भी जैसे जोड़ दिया जा रहा है हरियाणा पंजाब में कि भाई अगर बारिश कम हुई तो आप सीधी बिजाई पे जाओ, और कुछ किसान जाने भी लगे हैं। इसके लिए अब किस्में भी बना दी हैं हमारे संस्थान ने और दूसरे संस्थान भी बना रहे हैं। यानी अगर जलवायु परिवर्तन किसी तरह से आता भी है, कुछ बदलाव जैसा आपने पूछा, तो उसके लिए भी हमारे पास तकनीकी है, हमारे पास संसाधन है, और हम और हमारे किसान कोशिश निश्चित तौर पे करेंगे कि पैदावार में कोई फ़र्क ना हो, बल्कि अनुमान ज़्यादातर आगे चल के यही कहेंगे कि धान की पैदावार आने वाले समय में बढ़ेगी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हम एक अच्छा खासा जंप देख सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, चाइना की अगर मैं बात करूं, उसका जो प्रोडक्शन साइज़ है वो 10 टाइम्स है। तो उसको किस तरीके से हम compete कर सकते हैं या प्रोडक्शन को कैसे इजाफा में लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि 1 एकड़ के अंदर में, जैसा अभी प्रोग्राम से पहले भी आपसे डिस्कस हो रहा था कि 22 क्विंटल तो हिंदुस्तान में होता है, वहाँ पर 220 क्विंटल होता है, तो वो कंपैरिजन कैसे लेकर के आए? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है या इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, तो उसमें तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है। जैसे अभी सर ने बताया था कि 40% हमारी शेयर रहती है, तो वहाँ तो चाइना नहीं है। हाँ। क्योंकि चाइना में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। उनके यहाँ लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर पे धान उगाया जाता है। जी। हमारे यहाँ लगभग 47.8 हो गया है। ठीक है। 47 मिलियन हेक्टेयर पे हमारे यहाँ धान उगाया जाता है। हमारा एरिया काफ़ी ज़्यादा है चाइना से, लेकिन जब उत्पादकता की बात करते हैं तो उनकी उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। उनकी उत्पादकता अगर हम मोटे धान के रूप में देखें तो 7 टन के आसपास है, 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अच्छा। और हमारे यहाँ उत्पादकता ये 4.7 है। अच्छा। जो मोटे धान की काफ़ी कम है हमारी उत्पादकता, उनकी 1.5। अब हमें देखना होगा कि चाइना से हम कैसे compete कर सकते हैं उत्पादकता बढ़ाने में। उनके यहाँ संकर धान ज़्यादा उगाया जाता है। 70% धान जो भी चाइना में, 60% यूँ कह लीजिए 60% धान उनके यहाँ जो है हाइब्रिड है, संकर है। अच्छा। उन लोगों को पसंद है संकर धान, चाइनीज़ को। इंडिया में संकर धान बहुत कम है, काफ़ी कम क्षेत्र है। हालांकि संकर धान की पैदावार 20 से 25% ज़्यादा होती है, जो हमारी दूसरी किस्में होती हैं उच्च उत्पादन देने वाली। तो इस तरह से चाइना लीड कर रहा है इसमें और इंडिया इसमें उत्पादन में पीछे है। हालांकि चाइना में कंजप्शन सारा मोस्टली वो कंजप्शन के लिए करते हैं, और इंडिया में जैसे गर्ग सर बता रहे हैं कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी धान उपलब्ध है, तो हमारे पास सरप्लस में रहता है। क्योंकि हमारा जितनी कंजप्शन होता है उतनी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी हमारे पास धान रह जाता है जिसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि
तकनीकी अगर आगे चल के उत्पादन बढ़ाना पड़े तो हम भी संकर धान की तरफ जोर दे सकते हैं, हमारे किसान भी इस तरफ दे सकते हैं। जी, वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नए टैरिफ्स इंप्लीमेंट किए हैं अमेरिकी सरकार ने, उसका कितना इम्पैक्ट भारत के चावल कारोबार पे दिखाई दे सकता है। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। बात कर लेते हैं अब अमेरिका के टैरिफ्स को लेकर के, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने जो नए टैरिफ्स लगाए हैं, क्या उसका कुछ फायदा भारत के चावल निर्यातकों को मिलने जा रहा है या फिर विपरीत पड़ने जा रही है, ये बात। प्रेम जी, आपसे जानेंगे, अमेरिका के टैरिफ्स नए इंप्लीमेंट, उसको लेकर के इंडस्ट्री में डर है या लगता है कि नहीं, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको कैश करना चाहिए? हमारे भारत के ऊपर राइस के जितने उत्पादक देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम या पाकिस्तान जी, उन सबसे टैरिफ कम सिर्फ भारत के ऊपर है। बिल्कुल, हमारा 26% उन लोगों ने टैरिफ लगाया है और जो मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर 27% कह रहे हैं, पर मेरे जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 52 से 26% है जो राइस के ऊपर। इससे पहले यूएस के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता था वो लोग इंपोर्ट करते थे, लगभग 6% के करीब में ड्यूटी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो उसके अंदर आज 20% एक्सेस देना होगा, पर उसका इम्पैक्ट मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो यूएस है सिर्फ बासमती राइस मैक्सिमम इंपोर्ट करता है। ठीक है, जिसका मेजर हिस्सा सिर्फ भारत से जाता है। अच्छा। और हमारे जो ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर हम जो बनाते हैं भारत के अंदर, और जो क्वालिटी है, जैसे अब श्री लाल महल बासमती राइस को, एम्पायर को ले लीजिए, वो यूएस की मार्केट के अंदर नंबर 1 पर चलता है। ठीक है, तो वो वहाँ पर उन लोगों ने खरीदना ही है, और लोकल कस्टमर को यदि $200 एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। शुरू के अंदर 2 महीना 1.5 महीना तो इम्पैक्ट इसका होगा, पर उसके बाद लोग इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि पहले 1-2 महीने थोड़ा सा फेयर वाली सिचुएशन है, उसके बाद ये ऑब्जर्व हो जाएगा, लोगों को आदत हो जाएगी। इसको फेयर भी नहीं कहेंगे, इसको हो सकता है थोड़ा सा 10% का कट यहाँ के एक्सपोर्टर्स लेंगे, और 10% का वहाँ के कस्टमर्स लेंगे। प्राइसेस के डिप जाने का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में रीज़न क्या मानते हैं? क्योंकि कई कंट्रीज में देख रहा था, वहाँ तो 60 से लेकर के और $100 तक का भी डिप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में आया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम बासमती की बात सेपरेट करते हैं, नॉन बासमती की एक अलग करते हैं जी। बासमती के अंदर हमारे को जो काफ़ी बड़ी टक्कर मिल रही है वो पाकिस्तान से मिल रही है। ठीक है, क्योंकि एक जैसे मेरे कोलीग बैठे हैं साथ में दिनेश साहब, तो आप बताएंगे पेस्टिसाइड जो है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन जी। यूरोप के अंदर यदि पेस्टिसाइड फ्री हम लोग उत्पादन करें, किसानों को सही गाइडेंस दें, जितनी भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं, ट्राइकोजोल है, इनको हम बिल्कुल नकारात्मक तरीके से यूज करने के लिए बैन कर दें हिंदुस्तान के अंदर, तो आप देखेंगे कि हम पूरी मार्केट यूरोप के भी कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, जिसके अंदर हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारा 1% भी हिस्सा लेकर जाए। ठीक है, और इसी तरीके से यदि इसके जो बासमती के दाम गिरे हैं, क्योंकि हमारी 2 मेजर स्टेट्स हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान, दूसरा मिडिल ईस्ट के अब सऊदी अरेबिया,
अब इन लोगों को भी पेस्टिसाइड के इशू आने लगे हैं। ठीक है। और धीरे धीरे उत्पादन की तरफ उनका दिमाग है कि भाई इंडिया के अंदर तो पेस्टिसाइड फ्री आएगा नहीं, तो पाकिस्तान की तरफ रुझान हो जाता है, पाकिस्तान अच्छा। उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ये लगता है कि पेस्टिसाइड एक बड़ा इशू है। डॉक्टर दिनेश, पेस्टिसाइड, क्योंकि हमने ये देखा है यूरोपियन कंट्रीज़ ने तो काफ़ी इसके ऊपर पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए ही हैं। अब जैसा कि डॉक्टर प्रेम भी बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हमारा एक बहुत बड़ा बायर है, हालांकि पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर पे मैं दोबारा भी आऊँगा, क्योंकि भारत की कुछ वैरायटीज़ को रीगेन करने का उसके ऊपर पे एक वो भी है, जिसका मुद्दा जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर भी उठा है। लेकिन इस समय पर आपको क्या लगता है कि पेस्टिसाइड को लेकर के जो एक बड़ा इशू है उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है? पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ के ऊपर पे कैसे काम हो सकता है? जी बिल्कुल, वाकई चिंता का विषय कई बार बन जाता है, क्योंकि कुछ देश ये मान के कि भाई इनके पेस्टिसाइड आता है राइस में, और सकुचाते हैं, उनको शंका होती है। ठीक है। तो कई बार उनकी शंका सही भी हो सकती है, क्योंकि पूरा ज्ञान ना होने की वजह से कई बार किसान कुछ पेस्टिसाइड को ज़्यादा मात्रा पे डाल देते हैं, कई बार गलत समय पे भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके अवशेष हमारे धान में रह जाते हैं। ठीक है। कुछ देशों से ये भी शिकायत मिली थी कि भाई हैवी मेटल भी हमारे उसमें धान में आ जाती है, ट्राइसाइक्लाजोल का मुद्दा है, एफ्लाटोक्सिन है, या कई बार और कुछ पेस्टिसाइड, इवन कहीं कहीं तो ये हमारा जो कार्बन डाइजिम है इसके लिए भी मुद्दा आता है। अच्छा। तो निश्चित तौर पे सबसे पहला है कि फार्मर्स को, हमारे किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट से संबंधित किसान हैं जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं या कंपनीज को देते हैं अपना धान, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर दिनेश, किसान तो सीधा कंपनीज को तो देता नहीं, वो तो मंडी में बेचता है और मंडी वाले जो हैं वो कंपनीज को देते हैं। जी जी जी। तो वो तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो वो तो जाता ही मंडीज के थ्रू ही ट्रेडर्स के पास, और ट्रेडर्स के पास से फिर जाता है आपके पास में मिलर्स के पास में। तो वो तो डायरेक्ट जो उनका बीच का जो कोरिलेशन है वो तो यहाँ पर है नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा के फार्मर से अपना उनको शिक्षित करते हैं और उनसे लेते हैं। ठीक है। आप भी ठीक हैं, और दोनों तरह का मिलता है मामला। लेकिन कुल मिला के अगर हम ट्राइसाइक्लाजोल की बात करें, जिसकी आपत्ति ज़्यादा आती है, यूरोप जैसे है तो वहाँ तो 0.01 ppm मिलीग्राम पर केजी राइस के हिसाब से उन्होंने लिमिट फिक्स कर दी कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। जापान ये 10 ppm तक शायद मान लेता है, और अमेरिका, यूएस की जिसकी बात हो रही है वो 3 ppm तक है। तो कुल मिला के ये है कि उसको अगर डालना ही पड़े ट्राइसाइक्लाजोल को, तो कम से कम फसल कटने के 30 दिन पहले, 40 दिन पहले आप डालें। क्या इसके बिना फसल नहीं हो सकती क्या? इसके दूसरे अल्टरनेटिव है, आजकल नए नए फंजीसाइड आ गए हैं, उनकी संस्तुति भी आ चुकी है संस्थानों से। तो चाहिए किसान भाई ट्राइसाइक्लाजोल को ही छोड़ दे, क्यों उसके पीछे पड़ रहे हैं हम लगातार। तो दूसरे जो विकल्प हैं इसके उपलब्ध हैं, काफ़ी नाम है उनके, और उनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। और हमेशा के लिए 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको फसल चक्र अपनाने हैं, आप खेत बदल दीजिए। इस साल बासमती या धान आपने इस खेत में, एक खेत में लिया, तो अगले साल दूसरे खेत में ले लीजिए, तो आपके कीड़े मकोड़े बीमारी वैसे ही कम हो जाएंगे। और जो IPM है, समेकित कीट प्रबंधन की जो तरकीबें आपको बताई जाती है, उनका आप अनुपालन करें। और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये समय नहीं है, ना ही ऐसा मंच है। लेकिन किसान भाइयों को समेकित जो हमारा कीट प्रबंधन है, व्याधि प्रबंधन है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आगे चर्चा को जारी रखूं, एक खास रिपोर्ट हम देख लेते हैं चावल पर। चावल दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2023-24 के दौरान दुनिया भर में 52 करोड़ 39 लाख टन चावल की उपज का अनुमान है। इसमें से 13 करोड़ 78 लाख टन अकेले भारत में है। चावल उत्पादन में भारत नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2023-24 की उपज भी अब तक का एक रिकॉर्ड है। मोटे तौर पर चावल को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है बासमती और दूसरा गैर बासमती। बासमती लंबे दाने वाला खुशबूदार चावल है। इसकी सबसे ज्यादा पैदावार पंजाब में होती है, जहां फिलहाल 3.84 मिलियन मीट्रिक टन चावल पैदा हो रहा है, जो देश के कुल उत्पादन का 42.7% है।
3.67 मिलियन मीट्रिक टन उपज और 40.8% हिस्सेदारी के साथ हरियाणा दूसरे पायदान पर है। तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां बासमती चावल का उत्पादन 2 मिलियन मीट्रिक टन है। वैश्विक बाजार में भारत बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक देश है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान हमारे देश ने 52,42,000 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिससे 5,837 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक की कमाई हुई। भारत गैर बासमती चावल का अग्रणी उत्पादक है। 2023-24 के दौरान यहां से 1 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक गैर बासमती चावल का निर्यात किया है, जिससे 4,570 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। अगर सभी तरह के चावलों को मिला लिया जाए तो भारत में इसकी सबसे ज्यादा पैदावार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम और कर्नाटक में भी काफी चावल उगाया जाता है। और अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटेंगे, रैपिड फायर पर चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस साल चावल के दाम क्या मिल सकते हैं। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। जान लेते हैं रैपिड फायर के थ्रू के इस साल 2025 यानी कि कैसा जाने वाला है चावल के कारोबारियों के लिए, धान की पैदावार करने वाले किसानों के लिए। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश, आपसे, क्या देश के अंदर जो पेस्टिसाइड को लेकर के चावल इंडस्ट्री को हिट लगा है, उसको देखते हुए सरकार को पेस्टिसाइड्स तुरंत प्रभाव से बैन कर देने चाहिए? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन इसमें यही है कि जो पेस्टिसाइड का प्रयोग है वो मिनिमम करना है। आईपीएम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आईपीएम को अपनाना है। खास करके जो हम अधिक पैदावार देने वाली किस्में, उनमें समस्याएं ज़्यादा आती हैं। दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान देना है कि जैविक खेती के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग भी आजकल चल रही है। हम धान को उगाएं, बासमती को उगाएं, तो इससे क्या होगा, किसान भाइयों की आमदनी बढ़ सकती है। जैविक विधि से बासमती करने से, मेरा अपना अनुभव है बहुत सालों का, बड़े आसानी से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उसमें भी तरीके हैं कीड़े मकोड़े बीमारी को रोकने के, और आप अगर जैविक खेती अपनाते हैं तो मिट्टी का सुधार होगा, साथ ही साथ आपको दाम अच्छे मिलेंगे। जैसे कहते हैं नीम और करेला और नीम चढ़ा, मतलब एक तो आपकी पेस्टिसाइड फ्री बासमती रहेगी, लागत कम आएगी, और दूसरा आपका जो लाभ है, आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरफ झुकाव आना चाहिए किसानों का। जी डॉक्टर प्रेम, क्या साल 2025 के अंदर में चावल एक बार फिर अपने शबाब पर होगा? क्या भाव क्या देखते हैं आप ऊपर की तरफ? देखिए, ऊपर की तरफ 2025 के अंदर चावल के दाम बहुत बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वाइट राइस के अंदर जो 25% ब्रोकन राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, जल्दी ही 330-340 डॉलर पर टन हिंदुस्तान से देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि आज यदि म्यांमार की बात करें, म्यांमार के अंदर आज आप यहाँ से डिप देख रहे हैं? यहाँ से मैं डिप देख रहा हूँ नॉन बासमती के अंदर, तो काफी अच्छा खासा, मतलब समझिए 20% के आसपास। 20% एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा डिप है जी, बहुत बड़ा। क्योंकि यदि $400 की मार्केट है तो $80 का डिप देख रहा हूँ। क्योंकि आप म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के अंदर आज 10% ब्रोकन राइस आपको $330 से $340 के बीच में मिल जाएगा FOB। ओके, तो इसीलिए आपको लगता है कि जो बायर है वो वहाँ शिफ्ट हो सकता है? बायर शिफ्ट हो सकता नहीं है, हो रहा है। अच्छा, ऑलरेडी बायर दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं। हमारे यदि पोर्ट्स के ऊपर आप देखें, जैसे ही एक्सपोर्ट खुला था उस टाइम कर, आज जो मेजर पोर्ट्स हैं हिंदुस्तान से, कांडला, काकीनेडा, वाईजैक, चेन्नई, मुंबई, इन 5 पोर्ट से और मुंद्रा पोर्ट से कंटेनराइज शिपमेंट होती हैं। और इन सभी जगह वेटिंग थी। वेसल्स 8 से 10 वेसल एट ए टाइम लगे हुए थे। महीने का हम लोग लगभग 2 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे थे। अभी वो घटकर सीधा 7-8 लाख टन, और सभी जगह डिमांड बहुत कम है। आज बायर ड्रिवन मार्केट है,
ठीक है। सेलर्स मार्केट नहीं है। सेलर्स मार्केट नहीं है। डॉक्टर दिनेश, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एथनॉल के अंदर में राइस का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, वो कहीं किसानों को और ज़्यादा प्राइस देने में सक्षम रहेगा? निश्चित तौर पे अगर किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए। और ख़ास करके जो हमारा कई बार धान ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है या बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, जो किसी काम का नहीं है, तो निश्चित तौर पे अल्कोहल इंडस्ट्री में उसका प्रयोग होगा, और होगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा किसानों को भी इससे मिलेगा। डॉक्टर प्रेम, क्या आपको लगता है कि इस साल 2025 के अंदर में जो ये प्राइजेज़ अभी आप बता रहे हैं कि डिप जा सकते हैं और अभी यहाँ पर दबाव है, उसको देखते हुए कितने फीसद पैडी के अंदर में ग्रोथ आ सकता है प्रोडक्शन साइज में, या फिर डिप आ सकता है? ये प्रोडक्शन साइड के अंदर तो डिप नहीं आएगा इस साल। प्रोडक्शन तो अच्छी होगी, क्योंकि जो मानसून के भी जो आगे के एस्टिमेट्स हैं, मुझे लगता है कि हमारे अपने इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन IRF ने भी एक सर्वे कराया है अभी, तो उसके हिसाब से हमारे को लगता है कि क्रॉप तो नेक्स्ट ईयर जो आने वाली है वो भी बम्पर क्रॉप आएगी। और उसके बाद यदि उसके दाम, यदि किसान को, यदि गवर्नमेंट जैसे सपोर्ट, हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट इसको खरीदती है पैडी को मंडियों के अंदर, जिससे किसान को डायरेक्टली मार नहीं पड़ती, तो जिससे उसका तो एक लेवल बना रहेगा, किसानों को तो प्राइस अपना मिलेगा। पर इसके अंदर एक्सपोर्टर्स को संभल कर करने की ज़रूरत है कि जितने के उसके हाथ में ऑर्डर हों उतना ही बिजनेस को कर चले, कैरी फॉरवर्ड, बहुत बड़े शौक्स को लेकर ना चले। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो गया है सवालों और जवाबों का। पहले ये जान लेते हैं कि पिछले एपिसोड में जो हमने आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या है, और सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम क्या हैं। स्क्रीन पर आपके सामने पिछले एपिसोड से मैं पूछा गया सवाल, भारत में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, और जो विजेता हैं उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड का सवाल, और उसके जवाब आप दीजिएगा अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। पहले सवाल आप जान लीजिए। आज के एपिसोड का जो सवाल है वो है, भारत के किस राज्य में बासमती चावल की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। और आपने इस सवाल का जो जवाब देना है वो शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच, यानी कि 24 घंटे के अंदर देना है। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप खोलिए, सिस्टम ऑन कीजिए और हमें मेल कर दीजिए अपना commodityexpert@gmail.com पर। और जैसा कि डॉक्टर प्रेम ने बताया कि अभी का जो अगले 2-3 महीने का जो सिनेरियो दिखता है वो नीचे का दिखता है। 20% तक चावल के प्राइसेस स्लिप हो सकते हैं। तो जो स्टॉकिस्ट हैं, जिनके पास में स्टॉक रखा है, संभल करके काम करें। और जहां तक वेदर की कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं, जैसा कि डॉक्टर दिनेश ने बताया कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। उत्पादन इस साल भी बेहतरीन हो सकता है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।